गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। तो गाइज आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान इकोनॉमी सर्वे का जो 6th चैप्टर है, जो छठा लेक्चर है, उसके बारे में। इस लेक्चर में अपन जो सर्विस सेक्टर है, राजस्थान का जो सेवा क्षेत्र है, इसका इकोनॉमी सर्वे में क्या कुछ वर्णन किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान का जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। राजस्थान में 3 क्षेत्र आते हैं। एक तो जो अपना उद्योग क्षेत्र होता है, एक अपना कृषि क्षेत्र होता है और एक अपना सेवा क्षेत्र होता है। गाइस, जो सेवा क्षेत्र है वो सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इसका योगदान सर्वाधिक होता है, लगभग 45% के आसपास इसका योगदान होता है। दोस्तों, स्थिर मूल्यों के आधार पर ज्ञात करें, जिसका आधार मूल्य आधार वर्ष है 2011-12। इसके आधार पर ज्ञात करें सकल राज्य मूल्यवर्धन, जो GSV है, उसके बारे में। तो सेवा क्षेत्र में इसका योगदान है 3.43 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 3.43 लाख करोड़ रुपए, जिसमें 4.69% की वृद्धि आप देख सकते हैं। वह प्रचलित मूल्यों के आधार पर GSV की बात करें तो ये 6.44 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 9.44% की वृद्धि आप देख सकते हैं। कितना है? 6.44 लाख करोड़ रुपए है प्रचलित मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों पर है 4.43 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर योगदान ज्ञात करें तो यह योगदान है 45.7%। इसमें वृद्धि है 9.94% की, लगभग 10% की आप वृद्धि यहाँ पर देख सकते हैं। 45.7% इसका योगदान है, वो भी अपने प्रचलित मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों पर बात करें तो सेवा क्षेत्र का योगदान है 43.95, लगभग 44% इसका योगदान है और वृद्धि है 4.69% की। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है गाइस एग्जाम में कि सर्विस सेक्टर का प्रचलित मूल्यों के आधार पर क्या योगदान है और स्थिर मूल्यों के आधार पर। और यहाँ पर जो ये वृद्धि दे रखी है कि वृद्धि कितनी हुई, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रचलित मूल्यों पर है 45.07, स्थिर मूल्यों पर है 43.95, जिसमें वृद्धि है 4.69% की। अब अपन देखते हैं सर्विस सेक्टर के जो उप सेक्टर है, मतलब सर्विस सेक्टर में क्या क्या शामिल होते हैं, जैसे कि होटल, व्यापार, परिवहन, भंडारण, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन आदि। ये इसके उप क्षेत्र है, इनके बारे में देखें। तो दोस्तों, होटल, व्यापार, जलपान गृह का राजस्थान में जो योगदान है, वो सर्विस सेक्टर में इनका योगदान है 28.01 का, जो कि सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा योगदान किसका है? फर्स्ट नंबर पर व्यापार, होटल, जलपान गृह 28% के साथ। वही सेकेंड नंबर पर आता है स्थावर संपदा, वित्तीय, आवासीय, स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं 23.62%। तीसरे नंबर पर अन्य सेवाएं आ जाती हैं 20.66% के साथ, तथा परिवहन, भंडारण, संचार का योगदान है 10.92%, लगभग 11% के आसपास। लोक प्रशासन का है 6.93, लगभग 7% के आसपास। और वित्तीय सेवाओं का योगदान है 9.89%। ठीक है गाइस, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पर आता है अपना व्यापार, होटल, जलपान गृह। सेकंड नंबर पर आती है अपनी जो पेशेवर सेवाएं वो। थर्ड नंबर पर आती हैं अन्य सेवाएं और फोर्थ नंबर पर आती है परिवहन, भंडारण और संचार का योगदान रहता है। अब स्थिर मूल्यों के आधार पर इनका योगदान देखिए तो व्यापार, होटल का योगदान है 6.71%, परिवहन, भंडारण, संचालन का योगदान है 5.10%, लोक प्रशासन का है 2.29%, वित्तीय सेवाएं है 8.40%, अन्य सेवाएं आ जाती है 7.89% और जो पेशेवर सेवाएं हैं उनका योगदान है 7.71%। ठीक है, अब अपन जान लेते हैं टूरिज्म सेक्टर के बारे में, मतलब पर्यटन के बारे में। दोस्तों, पर्यटन क्षेत्र है जो टूरिज्म सेक्टर है, वो राजस्थान में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ये रोजगार का स्रोत है, साथ ही जो राजस्व स्रोत है उसका भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोस्तों, राजस्थान में स्वदेशी पर्यटकों की संख्या ज्यादा है और विदेशी पर्यटक है बाहर से आने के कारण इनकी संख्या कम है। ठीक है, राजस्थान पर्यटन नीति के बारे में बात करें जो कि 2020 में आई थी और इसे लागू किया गया था 9 सितंबर 2020 को। राजस्थान गेस्ट हाउस स्कीम है जो गेस्टों को ठहराने के लिए है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जिसे 16 अप्रैल 2021 को लागू किया गया था।
वहीं राजस्थान में होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना है, उसे 21 अक्टूबर 2021 को लाया गया था। दोस्तों, राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सी जगह कहाँ है, उसको बढ़ावा देने के लिए एक राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी 27 सितंबर 2021 को। राजस्थान में 3 पुलिस पर्यटन स्टेशन है, एक तो अपने जयपुर में, एक उदयपुर में और एक जोधपुर में। JUJ में है, एक तो जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में 3 पुलिस स्टेशन है पर्यटन के लिए। वहीं विश्व पर्यटन दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है 27 सितंबर को। राजस्थान पर्यटन व्यापार नियम की बात करें तो ये आए थे 2010 में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके के उत्सव का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में कल्चर के रूप में बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान में मरू महोत्सव है जो कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन अपने जैसलमेर में किया जाता है। वहीं ब्रज होली महोत्सव का आयोजन है वो भरतपुर में किया जाता है, जो कि यूपी से टच होता है। ब्रज का जो क्षेत्र है वहां पर शेखावाटी उत्सव का आयोजन है वो लक्ष्मणगढ़ में किया जाता है। ठीक है, एक राजस्थान में बागड़ टूरिज्म सर्किट है जिसमें 2 जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। पूछ लिया जाए कि बागड़ टूरिज्म संकट सर्किट में आने वाले कौन कौन से जिले हैं, तो यह है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान पर्यटन कोष के बारे में बात करें दोस्तों, यह पर्यटन कोष है वो पहले 1000 करोड़ रुपए का था, जिसे बजट 2023-24 में बढ़ाकर गाइस 1500 करोड़ रुपए का कर दिया गया, ताकि जो पर्यटन क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया जा सके और राजस्व का और स्रोत है महत्वपूर्ण उसको बढ़ावा दे और जो रोजगार है वो युवाओं को इससे रोजगार मिल सके। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के बारे में बात की जाए तो गाइज यह नीति 18 अप्रैल 2022 को लागू की गई थी। ठीक है, इसमें फिल्म डेस्टिनेशन एंड शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लाई गई थी, यह पॉलिसी लाई गई थी। दोस्तों, इसमें कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़ अर्थात 15% अनुदान दिया जाता है। जो राजस्थान फिल्म है उनको बढ़ावा देने के लिए यह प्रोत्साहन नीति लाई गई थी। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका आयोजन है वो अपने जयपुर में किया जाता है। राजस्थान में साउंड एंड लाइट शो का भी आयोजन किया जाता है 2 जगह, एक तो अपने मचकुंड धौलपुर में और एक अपने चित्तौड़गढ़ किला है वहां पर किया जाता है। पूछ लिया जाए कि मेरा स्मारक कहाँ है, तो दोस्तों मेरा स्मारक जो अपना राव दूधागढ़ क्षेत्र है वहां पर है, जो कि मेंढका सिटी नागौर में लोकेटेड है। राजकीय संग्रहालय है वो भरतपुर में है। वही रामगढ़ क्रेटर है वो 12 में है, जो कि जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल है। आपको पूछ लिया जाए कि रामगढ़ क्रेटर कहाँ है और ये इसका क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये अपने 12 में स्थित है और ये जो अपना जियो हेरिटेज स्थल के रूप में जानी जाती है। लेजर वाटर शो है वो राजस्थान की जो गढ़ सीसर लेक है जो कि अपनी जैसलमेर में स्थित है, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। आगे देखते हैं पर्यटन के बारे में। दोस्तों, राज्य में पर्यटन के प्रचार प्रसार हेतु 2 मास्टर विज्ञापन फिल्में राजस्थान लगे कुछ अपना सा और रोमांस ऑफ राजस्थान 2023 को जयपुर में लॉन्च की गई 4 अगस्त 2024 को। तो ये क्या है, फिल्में हैं राजस्थान की, राजस्थान लगे कुछ अपना सा और रोमांस ऑफ राजस्थान। पूछ लिया जाए कि ये पुस्तकों के नाम है या फिर कुछ कोई कविता है या फिर कोई फिल्मों के नाम है, तो आप ध्यान रखना ये फिल्म है जो कि 4 अगस्त 2023 को जयपुर में लॉन्च की गई थी। बात करें जवाहर कला केंद्र के बारे में तो ये कहाँ है, अपने जयपुर में। पूछ लिया जाता है कि जवाहर कला केंद्र स्थित कहाँ है, तो ये कहाँ है, ध्यान रखना जयपुर में है, जो कि दृश्य कला प्रदर्शन कला जैसे कि संगीत नृत्य रंगमंच आदि तथा साहित्य के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आकांक्षा है उनके हेतु यह एक उत्कृष्टता केंद्र है। ठीक है, कुछ अन्य फैक्ट है यहाँ पर। देवताओं की साल कहाँ है, ये मंडोर जोधपुर में है। शिव मंदिर बावड़ी का है, जोधपुर में है। तालाब शाही बाड़ी का है, धौलपुर में है। सरवाड़ा का किला अजमेर में है। भवानी नाट्यशाला है ये गाइज अपने झालावाड़ में है। और चांद सिंह की छतरी है वो गनेडी अपने सिक्किर में लोकेटेड है। अब देख लेते हैं पर्यटन के क्षेत्र में जो अपना देवस्थान विभाग है उसके द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो देवस्थान विभाग है गाइज, इसका हेडक्वार्टर है वो अपने उदयपुर में स्थित है। ठीक है,
यह मंदिर के संवर्धन और संस्कृति के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसके द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। गाइस, इस योजना का उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के जो धार्मिक स्थल है उनको हवाई मार्ग से यात्रा करवाना है। धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं जहां पर हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी? इसमें है रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, शिरडी, द्वारकापुरी, तिरुपति, कामाख्या, उज्जैन, काठमांडू क्षेत्र अपना कोची हो गया तथा पशुपतिनाथ हो गया। इसके अलावा और भी जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्थल हैं वहां पर जो वरिष्ठ नागरिक है उनको तीर्थ यात्रा करवाई जाती है देवस्थान विभाग के द्वारा हवाई यात्रा के जरिए। दूसरी योजना है देवस्थान विभाग की सिंधु दर्शन योजना। दोस्तों, इस योजना में जो भारत का लद्दाख क्षेत्र है जो कि सिंधु दर्शन यहाँ पर तीर्थ स्थल है, वहां पर राजस्थान के निवासी हैं उनको यहाँ पर यात्रा करवाई जाती है, यहाँ पर तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। एक है मोक्ष कलश योजना। दोस्तों, देवस्थान विभाग की मोक्ष कलश योजना है। इसमें गरीब परिवारों के मृत परिजनों को जो उनकी अस्थियां होती हैं उनको समय पर गंगा में विसर्जित करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना में परिवार के 2 सदस्यों को निःशुल्क बस यात्रा करवाई जाती है। इसका क्रियान्वयन है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है उसके द्वारा किया जा रहा है और इसका खर्चा उठाया जाता है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तथा देवस्थान विभाग के द्वारा। ठीक है, तो मोक्ष कलश यात्रा है वो 2 विभागों के द्वारा चलाई जा रही है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तथा देवस्थान विभाग के द्वारा। आगे की योजना है मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। दोस्तों, यह योजना 27 सितंबर 2021 को लागू की गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर 9% का ब्याज अनुदान प्रोवाइड करवाया जाता है। इसका उद्देश्य है राजस्थान में जो पर्यटन उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट योजना है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022, जिसे 30 नवंबर 2022 को लाया गया था। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो पर्यटन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाई गई थी। गाइस, इस योजना में 25 लाख के ऋण पर 9% का ब्याज अनुदान और न्यूनतम 1 करोड़ निवेश की राशि वाले ग्रामीण इकाइयों पर 10 वर्ष SGST का 100% पुनर्भरण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना। दोस्तों, यह भी देवस्थान विभाग की प्रमुख योजना है जो राज्य के नागरिकों को जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो करवाने के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं 1 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। अब अपन जानेंगे वित्तीय सेवाओं के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में वित्तीय सेवाओं में बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए, बैंकिंग सेक्टर में राजस्थान में औसतन 9,694 लोगों पर 40.51 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर एक बैंक है। ठीक है, ये फैक्ट है, आप RS मेंस डाटा में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान में या फिर भारत की दोनों की तुलना करें तो जमावर्दी में बात करें बैंकिंग क्षेत्र में तो भारत की जमावर्दी है उसमें 13.30% की वृद्धि हुई, वहीं भारत की 12.88% की वृद्धि हुई। साख जमा में भारत में 79.04% है तो राजस्थान है वो 88.66% साख जमा में योगदान देता है। ऋण वितरण में भारत का योगदान है 18.82%, वहीं राजस्थान का योगदान है 19.91%, लगभग 20% के पास। ठीक है, ये राजस्थान का ऋण वितरण है। अब अपन जानेंगे डिजिटल भुगतान के बारे में। डिजिटल भुगतान में सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय समावेशन के बारे में। तो गाइज, आप जानते हैं वित्तीय समावेशन क्या होता है? गाइज, वित्तीय समावेशन होता है जो समाज के जरूरतमंद तथा वंचित समूह होते हैं जैसे कि कमजोर वर्ग, कम आय वर्ग के लोग आदि को समय पर जो वहनीय लागत पर जो पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मान लो रेखा है, रेखा गरीब परिवार से आती है जो कमजोर वर्ग से बिलोंग करती है, इनको ऋण चाहिए तो ऋण के लिए आसानी से बैंक इनको ऋण प्रोवाइड करवा सके, इसके लिए ये एक प्रक्रिया होती है। वित्तीय समावेशन बैंक खाता खोलने तथा वित्तीय सेवाओं के प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है गाइस। इसके अलावा ये आगे औपचारिक वित्तीय सेवाएं जैसे कि बचत, ऋण, बीमा, धन प्रेषण सुविधाएं जो धन ट्रांसफर करते हैं वो,
वित्तीय परामर्श, सलाहकार, आर्थिक सेवाएं, जो सलाहकार की सेवाएं होती है वो जो गरीबों को आदि को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत गाइस बैंक, बिक्री और मोटर शाखाओं, बैंकिंग आउटलेट्स एवं व्यावसायिक संवाददाताओं के माध्यम से राज्य में जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। ठीक है, अपन देखते हैं डिजिटल भुगतान में स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया योजना है, इसे 5 अप्रैल 2016 को जो अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, उसके द्वारा शुरू किया गया था। कौन से मंत्रालय के द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा 2016 में। इसमें क्या होता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग होते हैं तथा महिला उद्यमी होती है, उनको उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। मान लो रेखा है, रेखा कोई महिला है या फिर एससी या फिर एसटी से बिलोंग करती है, तो इन्हें जो उद्यमिता है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों, इसका उद्देश्य है संस्थागत ऋण की संरचना की सेवा से जो वंचित आबादी है उनको 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है। अर्थात 10 लाख से 100 लाख तक का जो ऋण है वो प्रदान किया जाता है स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत। इसमें ऋण लौटाने की अवधि होती है गाइस वो 7 वर्ष की होती है। 7 वर्ष के भीतर आपको ये जो ब्याज है, सॉरी, जो ऋण है, लोन है, वो लौटाना होगा। इसमें जो ऋण में जो ऋण दिया जाता है वो गैर कृषि क्षेत्र, जो कृषि के अलावा क्षेत्र होते हैं, उनमें हरित क्षेत्र की जो उद्यमी होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यह ऋण सुविधा है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों, इसके लिए जो अपना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है उसके द्वारा स्टैंड अप मिंत्र.इन एक वेबसाइट है, उसका आय शुरू की गई है ये वेबसाइट, जो कि योजना के व्यापक प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही संबंधित किसी भी पर्सन की पूछताछ के लिए यह वेबसाइट शुरू की गई है। इसके द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा यह वेबसाइट शुरू की गई है स्टैंड अप मित्र योजना स्कीम में जो वेबसाइट है वो। अब अपन देखते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। गाइस, अटल पेंशन योजना है वो मई 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, कब? मई 2015 में शुरू की गई थी, जिसमें सभी भारतीय, विशेष रूप से जो गरीब हैं, वंचित लोग हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो श्रमिक है, असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, जैसे रेडी वाले और जो ये ठेला लगाते हैं, ऐसे काम करने वाले श्रमिक है, मजदूर हैं, उनके लिए यह अटल पेंशन योजना 2015 में लाई गई थी। इससे जुड़ने वाले महिला पुरुषों के अनुपात की बात करें तो इसमें पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 57.43% है। मतलब पुरुष 57% है और महिलाएं हैं वो 43% है। इसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। यह योजना गाइस प्रसारित की जाती है पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण के द्वारा। ध्यान रखना, किसके द्वारा? पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण के द्वारा। इसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1,000 रुपए तथा अधिकतम 5,000 रुपए की पेंशन प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, कितनी? अगर आप 60 वर्ष के हो गए हैं तो इसके बाद में आपको 1,000 रुपए की और अधिकतम 5,000 की पर मंथ पेंशन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है ये राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो कि शहरी क्षेत्रों के लगभग 5 लाख रेहड़ी पटरी वालों और सेवा क्षेत्र के युवाओं बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए यह योजना लाई गई, जिसे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें गाइस बिना गारंटी के 50,000 रुपए का ऋण है वो ब्याज मुक्त प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, इसमें 5 लाख जो वर्कर्स हैं, रेडी वाले हैं, उनको स्वरोजगार के लिए कितने? 50,000 रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो अपने वित्त मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे शुरू किया गया था 2014 में। कब शुरू किया गया था? 28 अगस्त 2014 में वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें क्या है? कमजोर तथा आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनको सस्ती और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। इसका उद्देश्य है शाखाओं और बैंकिंग संवाददाता है, जो बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट है, उनके माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना है।
दोस्तों ये योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में चलाई जा रही है। पूछ लिया जाए कि क्या यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में या केवल शहरी क्षेत्रों में, तो नहीं, प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो रूरल और अर्बन दोनों एरियो में चलाई जा रही है। इसमें खाता खोलने वाले को स्वदेशी डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड प्रदान किया जाता है। एक तो वो होता है गाइस वीजा कार्ड, जो कि अपन एटीएम होता है, जैसे आप एसबीआई के आपके पास एटीएम होगा, वो एक तरह का वीजा कार्ड है। इसमें जो कार्ड दिया जाता है डेबिट कार्ड, उसे कहते हैं रुपए कार्ड। इसके अलावा इसमें न्यूनतम राशि जीरो बैलेंस पर यह अकाउंट खोला जा सकता है। न्यूनतम राशि इसमें जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप पीएनबी में कोई बैंक खुलवाते हैं तो कोई लिमिट सीमा होती है कि आप इसमें 5,000 रुपये रखेंगे या 10,000 रुपये रखेंगे। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप जीरो बैलेंस पर यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें गाइस 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध है। प्रत्येक वयस्क को इसमें 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की जाती है। तो ये अपन ने जाना प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। अब जानते हैं राज्य सरकार डीबीटी सलाहकार बोर्ड के बारे में, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके बारे में। इसके अध्यक्ष होते हैं गाइज राजस्थान का जो मुख्य सचिव होता है उसको अध्यक्ष चुना गया है, राजस्थान भारत सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार। राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड है वो प्रभावी हुआ था 5 अक्टूबर 2021 से, जिसके अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव। आगे चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। दोस्तों इसे 2015 में लॉन्च किया गया था मुद्रा योजना को, जो कि लघु व्यवसाय जो उद्यम होते हैं उनके लिए 10 लाख रुपए तक का पारिश्रमिक मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करना है। कितने का? 10 लाख रुपए का। इसमें गाइस ऋण दिया जाता है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी तथा माइक्रो स्मॉल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण का उपयोग विनिर्माण, व्यापार, सेवा, कृषि आदि में जो आय अर्जक गतिविधियां हैं वहां पर किया जाता है। इसमें 3 कैटेगरी में ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है। एक तो होता है शिशु श्रेणी का ऋण, ठीक है, इसमें गाइस 50,000 रुपए तक का ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है। किशोर श्रेणी के ऋण में है वो 50,000 से 5 लाख तक का होता है, और तरुण है वो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, शिशु में कितना होता है? 50,000, फिर 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख तक। तो मोस्टली 10 लाख रुपए तक का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है। रीजनल रूरल बैंक और अपना कमर्शियल बैंक हो गया, एनबीएफसीज होगी, और जो अपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा ये ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है। अब अपन कुछ अन्य योजना के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इन योजनाओं की चर्चा इसमें इकोनॉमी सर्वे में नहीं की गई है, फिर भी ये महत्वपूर्ण योजना है जो अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी आर्केड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 20 अगस्त 2022 को जयपुर जोधपुर में की गई थी। इसका उद्देश्य गाइस राज्य की जो स्नातक है, स्नातकोर है, स्नातक है, उनके लिए रोजगार के अवसरों का सर्जन करना है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान है जो कि अपने जोधपुर में स्थित है। पूछ लिया जाए कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूशन कहाँ है? ये जोधपुर में है। इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी गाइस, जिसका उद्देश्य है बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा क्षेत्रों की जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करना। इसके लिए भूमि की अतिरिक्त कवाड़ग्राम है। साथ ही राज किसान साथी एक पोर्टल है जो कि जन आधार पर आधारित है। दोस्तों इसमें खेती करने में आसानी प्रदान की जाती है। एकल खिड़की केंद्रीय पोर्टल है। तो राज किसान पोर्टल है वो खेती के लिए जन आधार से रिलेटेड एक पोर्टल है। अब अपन जानेंगे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के बारे में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं जन सूचना पोर्टल के बारे में। गाइस अपना जन सूचना पोर्टल है वो आरटीआई एक्ट 2005 से के तहत की जो धारा है 4(2) उसके तहत शुरू किया गया है। ठीक है, कौन सा जन सूचना पोर्टल है? वो आरटीआई एक्ट है 2005, उसके तहत लाया गया है, जिसे शुरू किया गया था 13 सितंबर 2019 को। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाएं हैं उनकी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है, और ये इस तरह की पहला पोर्टल है देश में शुरू होने वाला। ठीक है, जन सूचना पोर्टल।
फिर यूआईडी आधार है, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जो कि गाइस 12 अंकों की संख्या होती है, जो कि भारत के जो सभी नागरिक, निवासी नागरिक है, उनके लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। इसे यूआईडीएआई के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखना, आधार किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूआईडीएआई के द्वारा। राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में बात करें तो ये केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच है। इसका टोल फ्री नंबर है 181, ठीक है, 181 है 181। ई संचार आई फैक्ट के बारे में बात करें तो ये नागरिकों और विभागों के जो अधिकारी होते हैं, उनको एसएमएस के माध्यम से सूचना भिजवाने के लिए ई संचार आई फैक्ट पोर्टल लाया गया है। राजस्थान स्टार्टअप के बारे में बात करें तो राजस्थान स्टार्टअप है राजस्थान की एक फ्लैगशिप योजना है गाइस, जो कि रोजगार, निवेश, नवाचार आदि को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू की गई है। इसमें बिना शर्त के 5 लाख तक की सहायता प्रोवाइड की जाती है, जिसमें वर्तमान में 490 स्टार्टअप का चयन किया गया है। इसके लिए गाइस आई स्टार्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया है। फाइबर टू होम की बात करें तो यह राजस्थान सरकार और बीएसएनएल का एक मिलाजुला प्रोजेक्ट है, फाइबर टू होम। इसका राजस्थान सरकार प्लस बीएसएनएल। दोस्तों, इसमें राजस्थान की जो ग्राम पंचायतें होती हैं, उनमें प्रति 5 FTTH कनेक्शन ग्रामीण राज्य के कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे। राज ई साइन पोर्टल है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देता है। इसे RISL के माध्यम से कार्य करता है। इसके माध्यम से राजकोफ इन्फो सर्विस लिमिटेड के माध्यम से यह गाइस काम करता है का राजस्थान ई साइन पोर्टल। नेक्स्ट है राजनेट। दोस्तों, राजनेट इसे क्रियान्वित किया जा रहा है राजस्थान स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। इसे राजस्थान स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क है, उसके द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है, फिर लागू किया जा रहा है अपने पंचायत स्तर पर। इसका उद्देश्य है कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, ठीक है। ई मित्र प्लस है, वो ATM की भांति किसी भी मानव इंटरफेस के बिना सीधे सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों, ई मित्र प्लस के जरिए सरकार दस्तावेजों हेतु आवेदन कर सकती है, प्रिंट निकलवा सकती है, भुगतान कर सकती है। ई मित्र प्लस जो सर्विस है वो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर प्रोवाइड है। अब बात करते हैं राजकाज के बारे में। दोस्तों, राजकाज है वो केंद्रीयकृत एक IT स्वचालन प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनकी सेवा संबंधी सभी कार्य हैं वो SSO के साथ लागू किए जाते हैं। SSO ID होती है, सिंगल साइन ऑन के साथ लागू किए जा रहे हैं। राजस्थान ई वोल्ट है वो दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली है गाइस, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों और नागरिकों के जो दस्तावेज होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित करने की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है। अर्थात कहने का मतलब है ये दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली है जो सरकारी विभागों के जो दस्तावेज होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से राज ई वोल्ट में रखा जाता है। इसे गाइस डिजी लॉकर के साथ कनेक्ट किया गया, ताकि जो डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, उसका उसी की तरह इसमें भी डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। नेक्स्ट है ई मित्र @होम सर्विस। दोस्तों, ये ई मित्र @होम सर्विस राजस्थान के 2 जिलों में जयपुर, जोधपुर में शुरू की गई 19 दिसंबर 2021 को। कमांड एंड कंट्रोल की बात करें, जिसे अभय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये GPS और CCTV कैमरा आधारित सुरक्षा के लिए एक एकीकृत समाधान हेतु इसे शुरू किया गया है। ये सेंटर है वो 7 संभागीय मुख्यालय और 26 जिलों में इनकी स्थापना की गई है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य है ये जो अभय सेंटर है वो राजस्थान के सभी जिलों में स्थापित करना है। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करें, इस लिमिटेड का उद्देश्य राज्य के सभी जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा को बढ़ावा देना है। साथ ही अंतिम बिंदु तक जो कनेक्टिविटी है वो उपलब्ध करवानी है। इसमें गाइज जो अपना RSCIT है उसके द्वारा ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। ये देखते हैं राजस्थान डेटा सेंटर के बारे में।
दोस्तों राजस्थान डेटा सेंटर है वो राज्य के 2 जिलों में स्थित है, जयपुर और जोधपुर में। राज्य के विभागों एजेंसियों को G2G, G2C, G2B सेवाओं की आसान उपलब्धता में सक्षम करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कुशल इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेवा प्रदान करते हैं राजस्थान राज्य डेटा सेंटर। आप ध्यान रखना ये कहाँ है, एक तो जयपुर में है, एक जोधपुर में है। अब बात करते हैं आरकेट के बारे में। दोस्तों आरकेट है वो अपने जयपुर जोधपुर में स्थित है, जिसका पूरा नाम है राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। दोस्तों राजस्थान में रोजगार और उद्यमशीलता को मजबूत करने के लिए राज्य के जो युवा हैं उनको कौशल प्रदान करने के लिए आरकेट की शुरुआत की गई है। इसके लिए कौशल आरकेट है उसके द्वारा कौशल को बढ़ाने के लिए सकाय विकास कार्यक्रम है वो शुरू किया गया। साथ ही अल्पकालिक फास्ट ट्रैक रेफरेंस पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए आरकेट ने आरकेट इंटर्नशिप ट्रैक भी शुरू किया है। आगे है राजकेड। दोस्तों राजकेड का पूरा नाम है राजस्थान अनुप्रयोग विकास केंद्र। राजकेड में बिजनेस एनालिसिस, डोनेट, पीएचडी, जावा, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिजाइन और आदि जो सुविधाएं होते हैं उनमें यह क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में यह काम करता है। ठीक है, विकास डेवलपमेंट केंद्र के रूप में। नेक्स्ट चर्चा करते हैं राजस्थान जन आधार योजना के बारे में। दोस्तों राजस्थान जन आधार योजना है इसकी घोषणा की गई थी बजट 2019-20 में। कब की गई थी? 19-20 में इसकी बजट में घोषणा की गई थी। इसे लॉन्च किया गया था 18 दिसंबर 2019 को और लागू किया गया था 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है गाइस, इसे राशन कार्ड से जोड़ दिया गया था 5 अप्रैल 2021 को। इसके लिए नियम बनाए गए थे 4 अप्रैल 2021 को। इसकी एक विचारधारा है 1 नंबर 1 कार्ड 1 आइडेंटिटी, 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान। ठीक है, ये इसकी विचारधारा है। गाइस, इसका उद्देश्य विभिन्न योजनाओं का लाभ सरलता से, सुगमता से और पारदर्शी रूप से आम जन तक पहुंचाना है। साथ ही इसे पीडीएस लाभ होता है जो उसके लिए भी इसे राशन कार्ड से जोड़ दिया गया है। जो जन आधार है तो पीडीएस जो अपन जो राशन कार्ड के थ्रू जो सेवाएं मिलती है, पीडीएस मिलता है अपन को, जो राशन मिलता है उसको भी जन आधार से जोड़ दिया गया है। जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 की बात करें दोस्तों, इसके तहत जन आधार प्राधिकरण की स्थापना की गई है जिसके अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव। पूछ लिया जाए कि जन आधार प्राधिकरण के